हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है भाई अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक ऐसा डिस्कशन, एक ऐसा टॉपिक जहां आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली भाई पृथ्वी का वो वायुमंडल जिसमें हम अभी के समय निवास कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ और ये अपनी फाइनल स्टेज तक अर्थात जैसा आप अभी इसे देख रहे हैं, ये कैसे बना। आज के इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए सारे डायमेंशंस को समझना और आपकी इस रोचकता को, आपकी इस जिज्ञासा को, आपकी इस क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा और हम अगर पुशअप करें तो कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ आंकड़ों के बारे में सोचकर देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पृथ्वी की हम अभी बात कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है जिस पृथ्वी के बारे में कि भाई यहां पर अभी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अर्थात वो गैस जिसका परसेंटेज 0.03% के आसपास है, ये 0.6%, 0.8% अगर हो जाए तो कहा जाता है कि भाई ये पृथ्वी हमारी रहने योग्य नहीं रह जाएगी। तब के केस में अगर मैं कहूं कि एक समय पर पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 25% के आसपास था। आप सोचकर देखिए कि उस समय वातावरण कैसा रहा होगा और उस 25% को कम करते हुए हम इसे अभी के स्तर तक ले आए। रोचक है इस बात को समझना, लेकिन रोचक ये तब और भी अधिक हो जाएगा जब मैं आपसे ये कहूं भाई कि पृथ्वी पर जीवन पहले आया या फिर पृथ्वी पर ऑक्सीजन पहले आई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस लड़ाई में कि जीवन पहले आया है या ऑक्सीजन, जीवन जीत जाता है। अर्थात पृथ्वी पर जीवन आने से पहले ऑक्सीजन नहीं थी, यानी कि पृथ्वी पर पहले जीवन आया है फिर ऑक्सीजन आई है, यानी कि लाइफ पहला है, उसके बाद कहीं ऑक्सीजन जो है वो दिखाई देती है जिस मात्रा में आज हम इसे देखते हैं। तो यह भी काफी इंटरेस्टिंग है और यह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जानना कि जिस वायुमंडल को या जिस एटमॉस्फेयर को आज हम पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं और इसके पीछे का कारण अगर स्पष्ट मैं कहूं तो भाई पृथ्वी को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी से कुछ समय पहले इसरो ने भी यह बात कही कि एक सहज सामान्य छोटे आकार का एस्ट्रॉइड भी पर्याप्त है। इन एस्ट्रॉइड्स से हमारी सुरक्षा पृथ्वी के दो स्थान करते हैं। एक, पृथ्वी पर गहराई में जाने पर लगभग 5100 किलोमीटर की गहराई में स्थित मैग्मा हमें बचा रहा होता है उस एस्ट्रॉइड से जो हमसे टकराकर हमें नष्ट कर सकता है। शॉकिंग है इस चीज को समझना, इसलिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि भूगोल एक सबसे इंटरेस्टिंग, ज्योग्राफी एक सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है IAS एस्पिरेंट्स के लिए। जो कोर की मैं बात कर रहा हूं, जिस स्थान की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो स्थान कोई और नहीं, एक ऐसा प्लेस है पृथ्वी के गहराई में जहां पर मैग्मा जो है वो आप पाएंगे कि तरल अवस्था में उपस्थित है और यही तरल अवस्था में उपस्थित मैग्मे के कारण जो है वो पृथ्वी का एक आवरण बनता है जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है जो कि इस परत के कारण जन्म लेता है। याद रखिए, अगर पृथ्वी अंदर से ठोस होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैं क्या, ये एक प्रूवन थिंग है कि अगर पृथ्वी अंदर से पूरी तरह से ठोस होती तो आज इस पर जीवन नहीं होता, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो सोलर फ्लेयर्स हैं या आप कह लीजिए सौर ज्वालाएं हैं, ये कब का हमें खत्म कर चुकी होती, पर ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे का मुख्य कारण आप पाएंगे कि पृथ्वी से आसपास जो निर्मित हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो इसका कारण है, जिसके जिम्मेदार 5100 किलोमीटर की गहराई में स्थित मैग्मा है। इंटरेस्टिंग है, पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यह है कि हमारा वायुमंडल सूर्य के अलावा जो अदर पिंड हैं, जैसे जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश करने के साथ ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल उपस्थित है, इसे कण घर्षण के कारण उस पिंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आइए इस आवरण के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से इस आवरण का निर्माण हुआ है और कैसे ये वायुमंडल पूरा बनकर निर्मित हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पृथ्वी जिस समय बनना शुरू हो रही थी अर्थात अपने इनिशियल स्टेजेस में, अर्थ वाज लाइक अ फायरबॉल, पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी। यानी कि जिस पृथ्वी को आज हम देखते हैं, जहां जीवन हमें दिखाई देता है,
यह पृथ्वी इनिशियली जो थी एक जलता हुआ आग के गोले के समान थी, यानी कि एक फायरबॉल के समान थी। अब जलता हुआ इस आग के गोले का निर्माण कैसे हुआ, किसी दिन हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस बात को समझिए कि ये जो आग का गोला है ये समय के साथ ठंडा होना स्टार्ट होता है, और जिस समय बच्चे ये गोला ठंडा हो रहा था, अर्थात जिस समय पृथ्वी ठंडी हो रही थी, ठंडी होने की क्रिया में आप पाएंगे अर्थ सॉलिडिफाई हुआ। सॉलिडिफाई का मतलब है अर्थ जो है वो कठोर होना स्टार्ट हुई। और आई थिंक आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिस समय पृथ्वी ठंडी हो रही थी उस समय सबसे पहले पृथ्वी का बाहरी भाग जो है वो ठंडा होता है। अब जब पृथ्वी का बाहरी भाग ठंडा होगा तो आप एक बात इमेजिन करिए कि जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई चीज बेसिकली ठंडी होती है तो उसके ठंडे होने की क्रिया में, अर्थात शीतलन की क्रिया में, वो क्या होती है आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। अगर आपने कभी देखा होगा किसी जलती हुई वस्तु को ठंडा होते हुए, तो एक सामान्य सा लॉ यह कहता है कि जब भी कोई पिंड, जब भी कोई मास फायरिंग स्टेट से ठंडा होना स्टार्ट होता है, मोल्टन स्टेट से, पिघली हुई अवस्था से ठंडा होना स्टार्ट होता है, डियर उसमें क्रिया होती है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में श्रिंकिंग और हिंदी में कहते हैं संकुचन। तो डियर जिस समय पृथ्वी आग के गोले से ठोस होना प्रारंभ करती है, एक क्रिया होती है पृथ्वी में जिसे कहा जाता है संकुचन की क्रिया। और ये जो संकुचन है, ये जो श्रिंकिंग है डियर, इसी के कारण पृथ्वी के अंदर उपस्थित गैसें जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट होती हैं। यानी कि इस स्थान से धीरे धीरे करके पृथ्वी से रिलीज होना स्टार्ट होती है बेसिकली बहुत सारी गैसेस। और अब यहां ध्यान से समझिए, ये जो गैसेस बाहर आएंगी, फोकस रखिएगा कि ये जब गैसेस बाहर आएंगी तो पृथ्वी का एक वायुमंडल बनेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई रेडी हो चुका है क्या हमारा इन्वायरमेंट, रेडी हो चुका है क्या हमारा आसपास का वायुमंडल? तो मैं आपसे कहूंगा ध्यान दीजिए कि यह वायुमंडल मानव के रहने योग्य बिल्कुल नहीं है। यह जो वायुमंडल बनकर निर्मित हुआ है अर्थ का, यह वायुमंडल बेसिकली है जहरीला। इसीलिए कई बार इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं कि एक टॉक्सिक या एक ऐसा वायुमंडल पृथ्वी का बनता है जिसमें कभी भी जीवन संभव नहीं था। अर्थात जो वायुमंडल आप अभी देख रहे हैं, जो ये बना है, जो निर्मित हुआ है, ये कहलाता है जहरीला वायुमंडल। और ये जहरीला वायुमंडल याद रखें कि किसी भी प्रकार से जीवन के लिए उपयुक्त नहीं था, वॉज नॉट गुड फॉर लाइफ। ये लाइफ के लिए, लाइफ नॉट पॉसिबल, ये जीवन के लिए अच्छा स्थान नहीं था। अर्थात ये वायुमंडल जो है ये खतरनाक था। अब ये जो इंटरिम वायुमंडल बना है, अंतरिम वायुमंडल बना है, ये अंतरिम वायुमंडल से कैसे हमारा फाइनल वायुमंडल बनता है, ये एक रोचक बात है। लेकिन इससे और भी ज्यादा रोचक तो यह होगा कि भाई वायुमंडल पहले बना है या फिर हमारे महासागर पहले बने हैं। यानी कि फाइनली जो वायुमंडल हमें आज दिखाई देता है यह पहले बना है या हमारे सागर पहले बने हैं, अभी आपको पता चलेगा। थोड़ा कंसेप्चुअली थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई, और आप पाएंगे कि इसी क्रम में आप देखेंगे कि ये जो जहरीला वायुमंडल है इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं। अब अगर मैं यहां आपको स्पष्ट तौर पर बताऊं तो आपको यहां पर कुछ गैसेस दिखाई देंगी। सबसे पहली क्रिया तो याद रखें कि जिस समय पृथ्वी ठंडी होना स्टार्ट होती है उस समय आप पाएंगे कि यहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में डस्ट और एशेज निकलती हैं, अर्थात धूल तथा राख के कण निकलते हैं। अर्थात ये जो धूल और राख के कण हैं, डस्ट और एशेज के पार्टिकल हैं, ये बाहर आते हैं। सेकेंडली यहां पर ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसलिए मैंने कहा था कि एक समय पर पृथ्वी पर 25% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। इसी तरीके से अन्य गैसेस जो आपको दिखाई देती हैं ये सारी गैसेस भी होती हैं, पर ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम होता है। क्लियर? और सेकेंडली इसके बाद हमें जो है यहां देखने को मिलता है अन्य जहरीली गैसों का आवरण, NO2 और सल्फर और नाइट्रोजन, इस प्रकार के सभी जो है वो गैसेस आपको देखने को मिली। यानी कि प्राइमरली जो हमारा
वायुमंडल बनकर निर्मित हुआ, यह धूल, राख के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसों से निर्मित था। लेकिन यहां एक गेम चेंजिंग थिंग थी, एक इंपॉर्टेंट थिंग थी जिसके बारे में आपको पता होना आवश्यक है, दैट जिस समय यह वायुमंडल बना, जिस समय यह एटमॉस्फेयर बना, डियर, उस समय पर हमारे वायुमंडल में और भी एक गैस बहुत अधिक मात्रा में रिलीज हुई थी और इस गैस को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ जलवाष्प। जलवाष्प बोले तो वाटर वेपर। अब कई बार दिमाग में यह प्रश्न आता है कि पृथ्वी के अंदर से जलवाष्प कैसे बाहर आ गई भाई, जब हमारे पृथ्वी पर जल था ही नहीं उस समय। आई नो यह प्रश्न आप में से कई विद्यार्थियों को आ रहा होगा, लेकिन डियर, ये जलवाष्प और कुछ नहीं, इसका जो फॉर्मूला है जरा इसे ध्यान से देखें, आप पाएंगे ये H2O है और पृथ्वी के भूगर्भ में आपको हाइड्रोजन भी मिलती है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही पूरा ब्रह्मांड बना है और ऑक्सीजन के अणु भी मिलते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन भी थी, हाइड्रोजन भी थी, जिनकी क्रिया से जलवाष्प का निर्माण हुआ, जो रिलीज हुई उस समय जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी। यानी कि पृथ्वी के ठंडी होने पर जिस आवरण के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, उस आवरण में ह्यूज अमाउंट में डस्ट, एशेस यानी कि धूल, राख के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प थी। और यही से जन्म होता है उस स्टेप का, उस साइकिल का, जो अंततः हमें हमारा फाइनल वायुमंडल देने वाली है। जरा फोकस्ड होकर सुनिएगा कि अगली स्टेप में यह होगा कि भाई यह है हमारी पृथ्वी और हमारी पृथ्वी पर अर्थात हमारी मदर अर्थ पर एक नया एरा स्टार्ट होगा, एक नई एज स्टार्ट होगी। और इस एज को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं एज ऑफ रेनफॉल। एज ऑफ रेनफॉल। अब आप कहेंगे ये एज ऑफ रेनफॉल कहां आई और क्यों आई? तो समझिए, चूंकि आप अभी देख रहे हैं कि ह्यूज अमाउंट में जो डस्ट, एशेस और ये सारी चीजें निकली थी, ये समय के साथ धीरे धीरे करके ऊंचाई पर जाती हैं, क्योंकि ये गर्म है, गर्म गैस हल्की होती है, हल्की होने पर ऊपर उठती है और जैसे जैसे ये गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाती हैं, ये ठंडी होती हैं और खासकर जो जलवाष्प है, इस जलवाष्प का होता है संघनन। अर्थात संघनन का अर्थ होता है कंडेंसेशन। और ये जो संघनन है, यह संघनन जो है अंततः यहां मेघों का निर्माण अर्थात क्लाउड फॉर्मेशन करता है। यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद एक लंबा एरा स्टार्ट होता है बेसिकली रेनफॉल का, अर्थात पृथ्वी पर एक वर्षा का युग स्टार्ट होता है। ये एज ऑफ रेनफॉल कहलाती है, एज ऑफ रेनफॉल। अब आप इमेजिन करें कि लगातार 24 घंटे लगातार जब बारिश होगी, और यह बारिश का जो अनुमान है, आप इमेजिन करें, अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि लगभग 1.5 से 2 या फिर 100 साल तक, हमें इसकी इंटेंसिटी नहीं पता, बट हो सकता है कुछ दशकों तक लगातार पृथ्वी पर वर्षा हुई हो, रुक रुक कर स्टेप बाय स्टेप पर लगातार वर्षा हुई। और डियर, इसी वर्षा का अंतिम परिणाम हमें देखने को मिला कि पृथ्वी पर जो महासागर थे इनका निर्माण होता है, अर्थात यहां पर ओशंस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ओशंस होते हैं, अब जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये ओशंस जब बन रहे थे, अर्थात जब ये रेनफॉल हो रही थी, पृथ्वी पर कौन सी क्रिया हो रही होगी? तो डियर, यहां पर आप सही हैं अगर सही दिशा में सोच रहे हैं तो। याद रखिए कि इस एज ऑफ रेनफॉल ने जो हमारा अंतरिम वायुमंडल था, अर्थात वो वायुमंडल जो कि कैसा था, आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, मैं उस वायुमंडल की बात कर रहा हूं जो जहरीला वायुमंडल था। अर्थात हमारा जहरीला जो वायुमंडल है, इस मंडल को इस रेनफॉल ने क्लीन कर दिया। और क्लीन करने की इस प्रोसेस में डियर, हमारा फाइनल वायुमंडल बनकर रेडी होता है। और इसने क्लीनिंग की क्रिया करी कैसे होगी? तो आप इमेजिन कर लें कि भाई धूल, राख के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें जो है वो जल में घुलनशील हैं, और घुलनशील होने के कारण ये वर्षा के साथ घुलकर सागरों के रूप में बेसिकली पृथ्वी के धरातल पर वापस आ जाती हैं। अब ये जो वापस आने की क्रिया है, ध्यान से देखिए, जो अंतरिम वायुमंडल था, ये धीरे धीरे फाइनल अर्थात हमारा वर्तमान वायुमंडल में परिवर्तित होता है।
और ये जो वर्तमान वायुमंडल है, ये वायुमंडल होता है क्लीन, ये वायुमंडल होता है साफ। और ये साफ या मैं कहूं क्लीन वायुमंडल हुआ कैसे? क्योंकि जो वर्षा हुई इसने बेसिकली रिमूव कर दिया सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिस महासागर की हम बात कर रहे हैं, अर्थात जिन ओशंस के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, डियर, ये ओशंस जब बने तो इन्होंने इस प्रोसेस में क्लीन करा है एटमॉस्फेयर को। अर्थात डियर, जिस समय हमारे महासागर क्लीन होकर, बेसिकली हमारा वातावरण क्लीन होकर, वो गंदगी, वो जहरीली गैसेस नीचे आ रही थी, तो उसके कारण हमारा महासागर बन रहा था। इसीलिए डियर याद रखिएगा, हमारे जो महासागर हैं, ये महासागर हमें उस समय जब बने थे, हमें दिखाई देते थे कि ये महासागर हैं बेसिकली अम्लीय। और ये जो अम्लीय महासागर हमें दिखते हैं, ये जो अम्लीय महासागर हमें दिखते हैं, ये महासागर आज के समय खारे हो गए। अर्थात जिस महासागर को आज हम खारा कहते हैं, लवणीय कहते हैं, ये जिस समय बने थे डियर, ये उस समय अम्लीय थे, ये उस समय एसिडिक थे। और जो रेनफॉल की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम इसे इमेजिन करना चाहें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये वर्षा काफी कुछ अम्लीय या हम कहें एसिडिक रही होगी, क्योंकि इसने वातावरण की यानी कि वायुमंडल की जो जहरीली गैसेस थी, जो खासकर कार्बन डाइऑक्साइड था, इसके परसेंट को सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करा था। और जब ये डिक्रीज हुआ तब जाके हमारा वायुमंडल क्लीन हुआ, महासागर बने। और डियर, इन महासागरों के अंदर समय के साथ जन्म लेता है जीवन, एक कोशिकीय जीव से। और यही एक कोशिकीय जीव समय के साथ विकसित होते हुए पादप बनते हैं। और यही पादप अंततः, याद रखिए कि सागरों के अंदर जन्म होता है भाई जीवन का। और यह जीवन पहले एक कोशिकीय जीव और पादप के रूप में था, अर्थात वनस्पति अर्थात प्लांट के रूप में था। और यही प्लांट बेसिकली आगे जाकर करने वाला है फोटोसिंथेसिस, अर्थात पृथ्वी पर जो जीवन आया, ये जीवन का प्रादुर्भाव होता है। और जीवन सबसे पहले पौधों के रूप में एक कोशिकीय जीव से होते हुए पादप के रूप में आता है। और डियर बच्चे, यही पादप, यही प्लांट करता है क्रिया, जिस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में, अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस। और यही प्रकाश संश्लेषण अंततः जिम्मेदार होता है, अंततः यह जिम्मेदार होता है ऑक्सीजन के रिलीज होने पर। अर्थात बाद में फिर ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन से फिर अन्य जीव जो है वो इसका श्वसन की क्रिया में उपयोग करने लगे। अर्थात ये एक पूरी साइकिल है, ये एक पूरा चक्र है जो कंप्लीट होता है पृथ्वी पर जीवन के आने के साथ। आई थिंक आपको अब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा भाई कि एग्जैक्टली हमारा वातावरण कैसे बना, एग्जैक्टली हमारी पृथ्वी कैसे बनी, एग्जैक्टली इसका जो वायुमंडल है ये कैसे बना। अगर आप जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं इस बात के लिए कि आप समझे कि अब ये सागर जो बने ये अम्लीय थे, ये खारे कैसे हुए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप जानना चाहते हैं और इस चीज को समझना चाहते हैं, ज्योग्राफी के इसी प्रकार के कुछ टॉपिक्स जो आपका इंटरेस्ट के साथ कंसेप्ट बिल्ड करें, अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो प्लीज डू लीव योर कमेंट। आपके कमेंट यहां लीव करें। आपके कमेंट्स, आपके सजेशन पे मैं आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के वीडियोस लेता आता रहूंगा। और यह भी याद रखिए कि स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं, अगर आप इनमें इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। हमारे P2I बैचेस अर्थात वो प्रीमियम बैचेस जिनके माध्यम से आप IAS के एग्जाम को इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। P2I का मैं अर्थ बता दूं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक के हमारे बैचेस। और ये बैच स्पेशली अब एक न्यू फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, दैट इज प्रतिज्ञा बैच। और ये प्रतिज्ञा बैच टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो सीरियस IAS एस्पिरेंट्स के लिए ये फ्री है। फ्री का अर्थ समझ लें, आपको सिंगल पैनी भी खर्च नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, सच में तैयारी करने वाले बच्चे हैं। कैसे? तो याद रखिए कि एक तो पहले मैं आपको इसमें कुछ सुविधाएं बता दूं। इसमें क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है, अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम इंक्लूडेड है। यानी कि बच्चे वो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के माध्यम से आपको UPSC के प्री का सिलेबस अलग से कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, देखिए
कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं अलग से यहां मेंशन कर दूं। याद रखेंगे आप कि ये है भाई हमारा P2I बैच। P2I अर्थात जो आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगा। डेली बच्चे 3 आवर की लाइव क्लास होगी और ये जो लाइव क्लास होगी इसमें आपके यूपीएससी का प्री का सिलेबस, आपके मेंस का सिलेबस, ये सब कुछ कराया जाएगा। लगभग 18 जो है लगभग 15 माह की आपकी क्लासेस चलेंगी डेली। क्लियर? लेकिन प्री क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्थात जिस समय आपका यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आएगा, प्री का एग्जाम आएगा, उस समय आपका इस 3 आवर की क्लास के अलावा एक और क्लासेस चलाई जाएंगी विच इज कॉल्ड एज SIP, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था। वो सारे डायमेंशंस, टॉपिक, सब्जेक्ट जो प्री में ज्यादा पूछे जाते हैं अलग से उन्हें दोबारा पढ़ाया जाएगा, जिसका आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है। फ्री बैचेस में आप एनरोल करने वाले हैं। इतना ही नहीं, याद रखें कि आपको इन बैचेस में SIP का जब कोर्स मिलेगा तो आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर होगा ही। मेंस का सिलेबस आप पढ़ ही रहे हैं। अब यहां समझिए कि आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर यूपीएससी इज एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर का वाइटल रोल है, एकदम क्रूशियल होता है करंट अफेयर, खासकर हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि अंग्रेजी के अधिकांश अखबार जो है वो हमारे लिए उतने यूजफुल हो नहीं पाते। इसी बात को ध्यान रखते हुए करंट अफेयर प्रोग्राम इंक्लूडेड है। डेली अलग से इसी क्लास आपकी लगा करेगी, आपको लेक्चर मिलेगा, आपको किसी भी अखबार के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल और केवल आपको ये लेक्चर अटेंड करना है और आपका प्री हमेशा क्लियर रहेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपका करंट अफेयर क्लियर होगा। साथ ही याद रखिए कि इस कोर्स में जब आप SIP का पार्ट बनते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही आपके प्री क्वालिफाई होने के बाद स्टडी IQ आपको MRP प्रोग्राम के तहत दिल्ली बुलाता है, और इसके लिए भी आपको जो है वो कोई पैसा नहीं देना, नॉट अ सिंगल पैनी। आपका रहना खाना से लेकर अंततः सारी चीजें स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको प्रोवाइड कराता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि टेक्निकली आप कह रहे हैं कि यह बैच फ्री है, तो कैसे फ्री है? तो इस बात को समझे कि जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करते हैं, आप जब इन बैचेस का पार्ट बनते हैं, तो याद रखें कि आप फैकल्टी कोड का यूज करते हैं, जो कि आपको करना है। अदरवाइज जो कॉस्ट आपको दिख रही है, ये कॉस्ट आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको 27,999 की जो कॉस्ट दिख रही है, ये आपको AK लाइव कोड का यूज करने के पश्चात 27,999 की कॉस्ट दिखने लगेगी। अब AK लाइव मान लेते हैं आपने कोड यूज कर दिया और इसके बाद आप बैच का पार्ट बन गए, आपने कॉस्ट पे कर दी है। अब आपको लगेगा कि बैचेस फ्री कैसे हैं, तो मैंने जो वर्ड कहा था याद रखिए कि सीरियस एस्पिरेंट के लिए ये बैचेस फ्री होने वाले हैं। आप याद रखेंगे कि अगर आप इस बैच का पार्ट बनते हैं तो आपके लिए स्पेशल सुविधा है। एक तो आपकी क्लास लगाई जाएगी, पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा। प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको SIP दिया जाएगा, और जब आप इन दोनों का यूज करते हैं और आप सीरियस होते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप यूपीएससी के प्री को, एटलीस्ट प्री को क्वालिफाई जरूर कर जाते हैं। और जब आप प्री को क्वालिफाई कर जाते हैं तो डियर आपकी फी आपको पूरी तरह से रिफंड कर दी जाती है। यानी कि जिस दिन आप इन बैचेस को ज्वाइन कर हमारे यूपीएससी के P2I बैचेस को ज्वाइन कर जिस समय प्री क्वालिफाई करते हैं, उसी दिन, उसी लम्हा, उसी क्षण आपकी सारी फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, अब आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करा जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा दिल्ली। आपके प्री का और मेंस का सिलेबस अलग से कवर करा दिया गया है, लेकिन अब फिर से आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 1 to 1 आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप इन बैचेस की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं और यह भी समझ चुके हैं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन बैचेस में 18 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इस बात को समझिए कि ये बैचेस सीरियस IAS एस्पिरेंट की लाइफ चेंज कर सकते हैं। बस वी आर वेटिंग फॉर वो एक स्टूडेंट जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना चाहता है, लगन के साथ पढ़ना चाहता है और रिजल्ट लाना चाहता है, ओरिएंटेड है टू बिकम अ IAS ऑफिसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी ये बात किसी एक उस स्टूडेंट तक जरूर पहुंचेगी जो आने वाले समय में एक पोस्ट गेन करने वाला है। डू लीव योर कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इनिशिएटिव कैसा है कि ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स को निकालकर उनका इन डेप्थ एनालिसिस करा जाए।
उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।